फतवा। आप देख रहे हैं योर लाइफ योर चॉइस। आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया है। वो सोच रहे हैं कि आगे कौन सी फील्ड चूज करें, कौन सी कॉलेज और यूनिवर्सिटी का इंतखाब करें। आज का प्रोग्राम स्पेशली मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए किया गया है कि वो कौन सी फील्ड चूज करें, कौन सी फील्ड उनके लिए अहम है, कौन सी फील्ड उनके लिए अच्छी है। जिंदगी के दो फैसले बहुत अहम होते हैं, एक कैरियर जो जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। आज के प्रोग्राम में हम बताएंगे कि कैरियर क्यों जरूरी है, कैरियर होता क्या है। तमाम तफसीलात हम अपने प्रोग्राम में आपको तफसीलन बताएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, हमारे साथ है अजमल कामियाना साहब और आप कॉर्पोरेट ट्रेनर, यूके सर्टिफाइड कोच, न्यूट्रिश ट्रेनर एंड कंसल्टिंग फिल्म डायरेक्टर। आइए जानते हैं अजमल कामियाना साहब से हाउ टू चूज योर कैरियर आफ्टर मैट्रिक। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। अच्छा सर, हमें बताएं कैरियर होता क्या है? जी, कैरियर के बारे में अगर हम देखें तो हर इंसान की कुछ ख्वाहिशात होती हैं कि ज़िंदगी में आगे क्या करना है, क्या बनना है। हम बचपन से ही कुछ ख्वाहिशात कुछ माइंड में हमारे होती हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। अब उन तमाम चीज़ों को लेके आगे हम फ्यूचर का डिसाइड करते हैं। तो कैरियर हम कहते हैं अपने फ्यूचर लाइफ को, ये फ्यूचर लाइफ हमारी क्या होगी, उसमें हम क्या होंगे, क्या करेंगे, क्या ख्वाहिशात थी हमारी बचपन की या जमाने की जो हमने फ्यूचर में लेके जानी है और हमने क्या करके दिखाना है इस माशरे के लिए। तो कैरियर असल में आपके फ्यूचर पे डिपेंड करता है कि आप फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं और फ्यूचर होगा क्या। असल में कैरियर का डिपेंड अगर हम देखें तो ये फ्यूचर सेंटेंस में चला जाता है कि फ्यूचर के बारे में सोचने को हम कैरियर कहते हैं। शुक्रिया सर, कैरियर काउंसलिंग क्या है और ये क्यों जरूरी है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। कैरियर काउंसलिंग क्या है और ये क्यों जरूरी है। अगर हम देखें कि कैरियर काउंसलिंग पहली बात ये है क्या। कैरियर हमें जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फ्यूचर के बारे में है, तो काउंसलिंग है कि हम अपने फ्यूचर का जो डिसीजन करें वो किससे मशवरा कर सकते हैं, उस डिसीजन को कैसे पुख्ता कर सकते हैं, वो फैसला कैसे कर सकते हैं कि हमने फ्यूचर में करना क्या है, हमने अपने कैरियर का इंतखाब कैसे करना है। और वो जब हम किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं और उससे मशवरा करते हैं अपने कैरियर के बारे में, तो जिसे हम कहते हैं काउंसलिंग। जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपके स्किल्स और टैलेंट को देख के आपको एक अच्छा मशवरा देते हैं कि ये फील्ड आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगी। इसे हम कहते हैं कैरियर काउंसलिंग। ये ज़रूरी क्यों है? अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया है। अल्लाह ताला ने इंसानों के हदायत के लिए पैगंबर और नबी और अंबिया किराम को भेजा। सेम इसी तरीके से अक्सर इंसान खुद को नहीं पहचान पाता कि मेरे लिए कौन सी फील्ड अच्छी है। तो जब एक्सपर्ट इंसान उनकी बातों को, उनकी स्किल से उनका इंटरव्यू करके, उनके साथ वन टू वन सेशन करके, क्वेश्चन पूछ के उनके लिए एक सेशन का, एक फ्यूचर के कैरियर का इंतखाब कर देता है, तो आई थिंक सो कि समझने वाले को आइडिया हो जाता है कि यही मेरे लिए बेस्ट था। इसी वजह से कैरियर काउंसलिंग जरूरी है कि स्टूडेंट क्या करे, किसी एक्सपर्ट के पास जाए और उससे पूछे कि मेरे लिए कौन सा प्रोफेशन बेहतर है। जो एक्सपर्ट होगा वो उसे क्वेश्चनिंग की फॉर्म में या किसी भी तरीके से सेशन करके, उसे इंटरव्यू करके उसके लिए एक अच्छे कैरियर का इंतखाब करेगा। तो इसी वजह से कैरियर काउंसलिंग बहुत जरूरी है। अगर हम कैरियर काउंसलिंग के लिए किसी के पास जाएंगे नहीं और कैरियर काउंसलिंग नहीं करेंगे तो अक्सर ये होता है कि हम गलत चीज का इंतखाब कर रहे हैं। और गलत चीज का इंतखाब कैसे होता है कि हम सुनी सुनाई बातों पे चलना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप कैरियर काउंसलिंग की बात करते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो आजकल स्टूडेंट क्या करते हैं कि मेरे वाला साहब ने क्या दिया, मेरे बाप ने क्या दिया, इसने क्या दिया, उसने क्या दिया, मेरे कजन ने किया, उसी तमाम चीजों को लेकर जो खानदान से सुनी है, टीवी पे देखा, न्यूज में पढ़ा कि इसकी जॉब अच्छी है, इसकी पीएचडी, उसको इंतखाब कर लिया। लेकिन उसे एक्चुअल में नहीं पता होता कि मेरे लिए कैरियर काउंसलिंग जरूरी क्यों है, मेरा स्किल, मेरा टैलेंट और है और लोगों की स्किल और टैलेंट डिफरेंट है। इसी वजह से कैरियर काउंसलिंग बहुत जरूरी है। किसी एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए और बताना चाहिए, उससे सेशन करना चाहिए कि सर हमारे लिए कौन सा स्किल हमारे पास मौजूद है, कौन सा स्किल और कौन सा हमारे लिए फ्यूचर कैरियर बेस्ट होगा। सर, हम काउंसलिंग की तरफ क्यों नहीं आते? काउंसलिंग की तरफ क्यों नहीं आते? असल में अक्सर लोग ये समझते हैं कि काउंसलिंग काम होता है उन लोगों के लिए, या काउंसलिंग वो लोग करते हैं जिनका दिमाग खराब होता है, यानी जो मेंटली रिटार्ड होते हैं, जो पागल हो चुके होते हैं,
जिसे हम जैसे किसी साइकाट्रिस्ट की बात करते हैं, जिन्हें हम आम जुबान में पागलों का डॉक्टर कहते हैं। अतः वो पागलों का डॉक्टर नहीं होता, वो आम इंसानों के लिए भी होता है। इंसान की साइको को समझ के वो फैसले करते हैं कि आपके लिए क्या परेशानी है और क्या फील्ड अच्छी है। तो काउंसलिंग हम इसलिए नहीं करते, एक तो पाकिस्तान में बहुत कम काउंसलर मौजूद हैं। काउंसलर की बात करें, कैरियर काउंसलर बहुत ही कम है। अगर पाकिस्तान में कैरियर काउंसलर की बात करें तो वो काउंटिंग की जा सकती है, चंद एक कैरियर काउंसलर है, और उनमें से भी जो सर्टिफाइड कैरियर काउंसलर है वो बहुत ही कम है। दूसरे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, और एक्सपीरियंस से अक्सर चीज इंसान वही सीखता है जो इंसान ने खुद किया होता है। जब सर्टिफिकेशन सर्टिफाइड कैरियर काउंसलर होगा तो वो तमाम चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन होगी जो दुनिया में इस वक्त चल रही है। उनके पास एक पैटर्न होगा, एक एवोल्यूशन फील्ड होगी। हम इस वजह से भी नहीं जा पा रहे होते क्योंकि हमारे मुआशरे में कैरियर काउंसलिंग है भी कम और लोगों को पता ही नहीं है। हम जब डिफरेंट स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो बच्चों की कैरियर काउंसलिंग के लिए, तो आप आइडिया लेके आप बच्चों से पूछते हैं कि कैरियर काउंसलिंग होती क्या है, उन्हें आइडिया ही नहीं है कि कैरियर काउंसलिंग क्या होती है। जब उन्हें आइडिया ही नहीं होगा तो कैरियर काउंसलिंग तरफ कैसे आएंगे। मेरे मुताबिक हर स्कूल में, हर कॉलेज में एक कैरियर काउंसलिंग का डिपार्टमेंट होना चाहिए जो बच्चों की गाइडेंस करे और बच्चे की 1-to-1 काउंसलिंग करे कि बच्चे के लिए कौन सी फील्ड बेस्ट है। आजकल ऐसा नहीं होता, तो हुकूमत को भी चाहिए कि काउंसलिंग के सेंटर बनाएं जहां पे स्टूडेंट्स जाके अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें, अपने टैलेंट और एक्सपीरियंस को शेयर करें, अपने स्किल को शेयर करें, और उनके लिए एक अच्छी फील्ड का इंतखाब किया जा सके, अच्छी फील्ड का इंतखाब किया जा सके। तो कैरियर काउंसलिंग होनी तो बहुत जरूरी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में फुकदान है। लेकिन अब न्यू कमर्स जितने भी हैं इनमें कैरियर काउंसलिंग का रुझान ज्यादा आ रहा है, ज्यादा लोग फोकस कर रहे हैं वो कैरियर काउंसलिंग से सीखने की, और इस वक्त पाकिस्तान में कैरियर काउंसलर की तादाद भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि तमाम लोग काउंसलिंग की तरफ लाजमी आएंगे ताकि अपने फ्यूचर के एक अच्छा इंतखाब कर सकें। पाकिस्तान में कैरियर काउंसलर की तादाद क्यों कम है? इसकी कोई खास वजह? पाकिस्तान में कैरियर काउंसलिंग की तादाद इस वजह से कम है कि पाकिस्तान में ऐसे इंस्टीट्यूट बहुत कम हैं जो कैरियर काउंसलर प्रोड्यूस करते हैं, और ऐसी डिग्रियां भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है जो प्रोफेशनल डिग्री हो जो लोगों को कैरियर काउंसलर बनाती हो। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से पाकिस्तान में अभी कुछ इदारे आ रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ फाउंडेशन हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लोगों को कैरियर काउंसलिंग के लिए तैयार करती हैं, जो बच्चों को फिर गाइड करती हैं। पहले ये बिल्कुल नहीं थे, लेकिन अभी भी ये तादाद बहुत कम है। स्टूडेंट्स को कैरियर काउंसलिंग के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये किसकी कमजोरी है आपके नज़रिए? स्टूडेंट को कैरियर काउंसलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, हाउ टू चूज देयर कैरियर और किसी या कैरियर काउंसलिंग पहचाना है। इसकी रीजन हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, और कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारा कॉमन एजुकेशन सिस्टम इस पर जिम्मेदार। ये कमजोरी एजुकेशन सिस्टम की है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी है, क्योंकि सबसे पहले बच्चे के कैरियर के इंतखाब में सबसे ज़्यादा असर पेरेंट्स का होता है। तो पेरेंट्स बच्चे की घर में जो स्किल होता है, टैलेंट होता है, उससे भी फील्ड का इंतखाब उसको करवा सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ भी पेरेंट्स अपनी मर्जी कर रहे होते हैं। स्कूल वालों में, स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गए, वहाँ कैरियर काउंसलिंग के डिपार्टमेंट नहीं है। स्कूल कॉलेज में तो बिल्कुल भी नहीं है। जो छोटे प्राइवेट स्कूल हैं या गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ कैरियर काउंसलिंग का डिपार्टमेंट ही नहीं है, वहाँ कोई सर्टिफाइड कैरियर काउंसलर बैठाया नहीं गया। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज में उन्होंने कैरियर डेवलपमेंट के सेल्स बना दिए हैं अभी, लेकिन वहाँ भी कोई इफेक्टिवनेस नजर नहीं आती। तो जब स्कूल कॉलेज के बच्चों के पास एक ऑप्शन नहीं होगा, उन्हें आइडिया नहीं होगा कि हमारे स्कूल में कैरियर काउंसलर भी है, तो वो उनके पास जाएंगे नहीं। उनके टीचर्स को उनको बताना चाहिए कि कैरियर काउंसलिंग किसे कहते हैं, उनकी अफादियत बतानी चाहिए। जब अफादियत का पता चल जाएगा तो डेफिनेटली सी बात है स्टूडेंट्स लाजमी इसके पास जाएंगे, कैरियर काउंसलर के पास। आई थिंक सो कि यहाँ पे स्कूल वालों को स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि कैरियर काउंसलिंग का आगाज जो है, फर्स्ट स्टेप मैं जो समझता हूँ कि यही स्टेप होता है मैट्रिक के, इसी से आगे हमने लेके चलना होता है बच्चे को। तो स्कूल में अगर कैरियर काउंसलिंग का डिपार्टमेंट होगा, या गवर्नमेंट हमारी या लाजमी करेगा स्कूल में कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट, ये कैरियर काउंसलर होना चाहिए, उससे ये होगा कि बच्चे को आइडिया होगा कि हमारे स्कूल में एक काउंसलर मौजूद है और मैं उससे मशवरा कर सकता हूँ। तो बच्चे के पास जब काउंसलर मौजूद होगा तो बच्चा किसी भी तरह का सवाल उससे पूछ सकता है, अपने कैरियर के मुताबिक, अपने डिस्टर्बेंस के मुताबिक, अपने डिप्रेशन के मुताबिक, अपनी स्टडी के मुताबिक, अपनी पर्सनल लाइफ के मुताबिक, क्योंकि काउंसलर ये तमाम काम कर सकता है। अब कैरियर काउंसलर की बात करें तो उनको एक अच्छा मशवरा दे सकते हैं कि ये बेस्ट क्या है। तो आई थिंक तो ये स्कूल्स वाले, कॉलेज वाले और एजुकेशन सिस्टम का हमारा फॉल्ट है, स्टूडेंट को आइडिया ही नहीं है। जो खासतौर पे देहाती एरिया है, जैसे सेंट्रल पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद के देहाती एरिया, वहाँ टीचर्स को भी आइडिया नहीं है टेक्नोलॉजी का, कैरियर काउंसलिंग का, पेरेंट्स को भी आइडिया नहीं है। तो उन्होंने जो चंद एक फील्ड सोची होती हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, ये वो उसी में उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहिए, फिर इंजीनियर बनना चाहिए करे।
उन्हें आइडिया ही नहीं है। हर स्कूल में आई थिंक से कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए, इससे बच्चों की इंफॉर्मेशन बढ़ेगी और एक दिन ये आएगा कि बच्चा अपने टैलेंट और स्किल के मुताबिक फील्ड का इंतखाब करेगा और बेस्ट परफॉर्म करेगा। सर किस क्लास से आप समझते हैं कि काउंसलिंग होनी चाहिए? दिलचस्प वाला है कि किस क्लास से आगाज होना चाहिए काउंसलिंग का, यानी बच्चों की कैरियर के बारे में उनको कब से आगाज करना चाहिए कि इंतखाब क्या होना चाहिए। आई थिंक सो ये तो वैसे बच्चे के बचपन से आइडिया हो चुका होता है क्लास 5-6 में भी कि आगे इंतखाब क्या होना चाहिए, ये बच्चे का इंटरेस्ट क्या है या इंटरेस्ट पैटर्न क्या है। इंटरेस्ट पैटर्न के लिए पेरेंट्स भी समझ सकते हैं कि बच्चे करने किस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहे हैं, उसी में उसको आगे फोकस करवाएं। अच्छा, इसमें एक चीज़ लाजमी याद रखिएगा, जो मेरे मुताबिक इस वक्त जो पाकिस्तान में स्टैंडर्ड है मैट्रिक सिस्टम, वो लेवल की हम बात नहीं करेंगे। जो मैट्रिक सिस्टम है उसमें अगर हम बात करें तो बच्चे 7th क्लास के बाद 8th क्लास में होते हैं। असल में 7th के बाद वो 8th में नहीं जाते, वो भी 9th में जाते हैं, यानी 8th क्लास में वो 9th की ही बुक्स पढ़ रहे होते हैं। प्राइवेट एजुकेशन में बात करें क्योंकि पाकिस्तान में मैक्सिमम प्राइवेट एजुकेशन है, गवर्नमेंट की इदारे कम है पाकिस्तान में। तो होता क्या है कि 7th के बाद उन्होंने 8th में जाना है, यानी 8th की किताबें स्किप करके 9th को पढ़ना है उन्होंने। अब जब 9th को उन्होंने पढ़ना है तो उन्हें आइडिया नहीं होता कि यहाँ पे किस चीज़ का इंतखाब करना है। आई थिंक सो जो बेस्ट और लाजमी होनी चाहिए कैरियर काउंसलिंग वो 7th क्लास में, 7th क्लास के बाद क्या करना चाहिए स्टूडेंट को, ये इम्पोर्टेंट है। 9th में क्या इंतखाब करें, जैसे अपनी 9th के अब यहाँ से इंतखाब हो जाएगा तो उसके लिए मैट्रिक के बाद इंतखाब करना बहुत आसान हो जाएगा। हमारे पास 7th के बाद 3 ऑप्शन है। अच्छा, 7th के बाद बता 7th के बाद आगाज होना चाहिए। मेरे ख्याल से जो मिनिमम एज है बच्चे की, जहाँ पे लाजमी एक कैरियर काउंसलर मौजूद होना चाहिए या कैरियर काउंसलर के पास जाना चाहिए। अगर स्कूल कॉलेज में नहीं है तो मार्केट में बहुत सारे कैरियर काउंसलर मौजूद हैं, तो उनसे रब्ता करें, उनके पास जाएं और अपने 7th क्लास के बच्चों की कैरियर काउंसलिंग करवाएं जिन्होंने 7th के इम्तिहान दिए हैं और 8th या 9th में जाना है। तो ये वो एज है जहाँ लाजमी जाना चाहिए। सर 7th क्लास के बाद क्या ऑप्शन है? जी, 7th क्लास के बाद जो हमारे पास मेनली आते हैं वो 3 ऑप्शन आते हैं। एक तो हमारे पास चले जाते हैं हम OAE लेवल में, तो वो भी 7th क्लास के बाद ही इंतखाब होता है। अगर हम मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक में भी 3 ऑप्शन है। मैट्रिक सिस्टम में आते हैं, उसमें 3 सिस्टम है, तो बच्चों को यहीं से 7th से ही काउंसलिंग अगर होगी तो बच्चों के पास वो 3 ऑप्शन मौजूद होंगे। एक है साइंस और एक है आर्ट, मेन ये दो हैं। लेकिन साइंस के अंदर 2 ऑप्शन हैं, एक है कंप्यूटर साइंस, एक है बायो साइंस। कुछ स्टूडेंट्स बायो की तरफ जाते हैं। अब बच्चे को अभी से गाइडेंस होगी कि मैंने आगे क्या करना है। एक स्टूडेंट ने डॉक्टर बनना है और मैट्रिक में वो किसी के कहने पे कंप्यूटर रख लेगा तो डॉक्टर नहीं बनेगा, और किसी ने इंजीनियर बनना है वो बायो तो रख लेगा है, लेकिन अगर वो बायो नहीं रखेगा कंप्यूटर रख लेगा तो उसको ज्यादा फायदा होगा, वो कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स ले सकेगा। तो अगर बच्चे की 7th क्लास में काउंसलिंग अच्छी हो जाए और काउंसलिंग किसी काउंसलर के पास, एक्सपर्ट के पास जाके होगी तो बच्चे को आइडिया होगा बच्चे के स्किल और टैलेंट के साथ कि बच्चे आगे परफॉर्म कैसे करेंगे और इन फील्ड में से किसका इंतखाब करेंगे। 7th क्लास वो मिनिमम क्लास है जहाँ से आगाज होता है। यहाँ मैट्रिक सिस्टम के लिए 3 है, साइंस में 2 ऑप्शन और एक आर्ट्स में ऑप्शन है। अगर बच्चा लिटरेसी में, आर्ट्स में, ड्राइंग में जाना चाहता है तो वो डेफिनेट सी बात है, साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम क्यों हर बच्चे को साइंस की तरफ लेके जा रहे हैं, और जिन्होंने आगे इंजीनियरिंग करनी है हम क्यों उसको बायो पढ़ाएं। कंप्यूटर पढ़े, आसान है, मार्क्स अच्छे आते हैं, कंप्यूटर स्किल बढ़ेगी उसकी। और जिन्होंने डॉक्टरी करनी है वो कंप्यूटर क्यों पढ़े, उन्हें तो कंप्यूटर पढ़ना ही नहीं चाहिए, उन्हें बायो रखनी चाहिए। तो यहाँ से वो आवाज है कि जहाँ से कैरियर काउंसलिंग का आवाज होना चाहिए और बच्चे उसको समझ के आगे चलें। सर बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि मैट्रिक से कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए, आपके लिहाज से 7th क्लास से क्यों? अच्छा, आमतौर पे क्योंकि हम मैट्रिक के बाद हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, FSC, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ICS, ICOM, FA, डिप्लोमा वगैरह, इसी वजह से लोग ज़्यादा वहाँ सोचते हैं। और 7th क्लास से इसलिए वो कैरियर काउंसलिंग की तरफ नहीं आते कि बच्चा साइंस ही करे। हम नकमे से नकमे, कमजोर से कमजोर बच्चे को भी साइंस करवा रहे होते हैं, और जिस बच्चे का साइंस में इंटरेस्ट नहीं भी है, चाहे वो नकम्मा ना हो, अच्छा हो, लेकिन साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, उसने लॉयर बनना है, ठीक है, उसने आर्ट एंड डिजाइनिंग में जाना है, ठीक है, क्राफ्ट में जाना है, उसने फाइन आर्ट्स में जाना है, उसे क्यों हम साइंस पढ़ें। इसी वजह से अगर कैरियर काउंसलिंग होगी तो कम से कम उस बच्चे के टैलेंट के मुताबिक वो काउंसलर उनको बताएंगे कि बच्चा आर्ट्स में बेहतर रहेगा या बच्चा साइंस में जाना चाहिए, फिर साइंस की किस फील्ड में जाना चाहिए। वो अक्सर ये भी होता है कि बच्चा मैट्रिक में बायो रख लेता है लेकिन उसका बायो में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो बायो में बहुत मेहनत करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू कंप्यूटर।
तो कंप्यूटर आसान है तो बच्चा बाकी सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस कर सकता है, लेकिन वो बायो रखेगा तो बाकी सब्जेक्ट में फोकस थोड़ा सा कम हो जाएगा, ओवरऑल मार्क्स क्या हो जाएंगे कम। अब उसने आगे करनी ही इंजीनियरिंग है तो बायो क्यों पढ़े, जरूरत नहीं पढ़ने की। इसी वजह से आई थिंक 7 से होनी चाहिए, अदरवाइज किस बच्चे की इस वक्त 7 से नहीं हुई और उसने मैट्रिक पास कर लिया है तो कम से कम मैट्रिक के बाद तो लाजमी होनी चाहिए। ठीक, इसी लोग कहते हैं कि मैट्रिक के बाद लाजमी होनी चाहिए, इसके बाद तो कोई गुजारा ही नहीं है। होनी एक्चुअल में 7 से चाहिए, लेकिन जिन्होंने अभी मैट्रिक कर लिया 9th में चले गए या 10th में चले गए, अभी 10th में चले गए या अभी बकाया इम्तिहान दिए फर्स्ट ईयर में चले गए, वो प्रमोट कर दिया गया, उनके लिए कैरियर काउंसलिंग इस वक्त बहुत जरूरी है। तो वो इस वक्त तो लाजमी करना, जो होना था सो गुजर गया, इस वक्त लाजमी होना चाहिए। अगर कोई मैट्रिक में भी कैरियर काउंसलिंग ना करे तो फिर अच्छा, कैरियर काउंसलिंग नहीं करेंगे तो फिर उनके पास ऑप्शन कम होते हैं, वो फिर किस तरीके से अपने प्रोफेशन का इंतखाब करते हैं, वो अपने कैरियर और फील्ड का इंतखाब कैसे करेंगे। मैं एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे यहाँ बच्चे की फील्ड का इंतखाब कैसे होता है, जितने बच्चे के मार्क्स होंगे उस फील्ड में उसको भेज देते हैं। मैट्रिक में 900 प्लस है तो भाई एफएससी फील्ड मेडिकल करे, 800 प्लस है तो इंजीनियरिंग करे, 700 प्लस है तो आईकॉम और आईसीएस करे, 600 प्लस है तो पीबीआईसीएस कर सकता है, 500 प्लस है तो एफए करे। हमने बच्चे के मार्क्स देख उसको फील्ड बता रहे होते हैं, और इसके अलावा हमारे पास कोई मेथोडोलॉजी नहीं लोगों के पास, आम लोगों की बात कर रहा हूँ, आम टीचर्स आम पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, कैरियर काउंसलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। उनके पास कोई मेथोडोलॉजी नहीं बच्चे को बता सके कि आपका जिसमें स्किल है वहां जाए। अब ये जरूरी तो नहीं जिस बच्चे की 900 मार्क्स हैं वो एफएससी करे, हो सकता है उसका इंटरेस्ट एफए हो सकता है उसका इंटरेस्ट आईकॉम और बिजनेस की तरफ हो सकता है उसका इंटरेस्ट आईसीएस की तरफ हो। कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स की कैरियर काउंसलिंग किस तरह की जाती है? इस तरह कि हमारे यहाँ एक अजीब सा रवाज ये है कि हम अक्सर जो माँ बाप होते हैं वो बच्चे पे अपनी ख्वाहिश थोप देते हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चे को ये कहते हैं कि मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम डॉक्टर हो, और बचपन से बच्चे के माइंड में वो ख्वाहिश डालना शुरू कर देते हैं। जब बच्चा खासकर मैट्रिक में होता है कि तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, बच्चे से कभी पूछते नहीं है, तो बच्चे का इंतखाब भी ऐसे ही हो जाता है। लेकिन जब बच्चा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाता है या कम से कम यूनिवर्सिटी में उस डिग्री प्रोग्राम में जाता है, उसे आइडिया होता है ये फिर मेरे लिए नहीं है। तो ये मैट्रिक के बाद ही आई थिंक सो आगाज हो जाना चाहिए कि बच्चा अपने स्किल और टैलेंट को देखिए, ताकि वो अपनी जिंदगी में अच्छा परफॉर्म करे। हमारे यहाँ मैट्रिक में इंतखाब कैसे होता है, माँ बाप ने क्या दिया, रिश्तेदारों ने क्या दिया, फिर आपकी कजन ने इतना अच्छा परफॉर्म किया एफएससी करके डॉक्टर बन के आप भी बन गए, तो भाई वो उसका इंटरेस्ट होगा, डॉक्टर बन गया, उसने अच्छे मार्क्स लिए, इतनी मेहनत कर सका, वो मैं नहीं कर सकता, मेहनत इतनी, या मेरा इंटरेस्ट नहीं है ये बायो पढ़ना, वो इंजीनियर बन गया या इंजीनियर पढ़ के 5 लाख उसकी पे है, तो भाई वो बन गया, उसका इंटरेस्ट था, मेरा नहीं है। जब मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा कोई और इंटरेस्ट है, तो मुझे उस फील्ड में जाना चाहिए। हम असल में कैरियर काउंसलिंग का इंतखाब लोगों के देखा देखी में होता है कि एक ने किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, यार ये अच्छी फील्ड है, इसमें अच्छा इनकम है, सारे यही करें। लेकिन जब तक हम अपने टैलेंट को, स्किल को देख के नहीं करेंगे तो हम जिंदगी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आई थिंक सो कि पेरेंट्स को और टीचर्स को, तमाम लोगों को चाहिए कि हमें बच्चों को काउंसलिंग लाजमी करवाना चाहिए, ताकि बच्चा अपनी जिंदगी में अच्छा परफॉर्म कर सके। सर, मैट्रिक के स्टूडेंट्स को किससे हेल्प लेनी चाहिए? ऐसे ये बड़ा एक अजीब सा सवाल है, और इसका आंसर कहीं ना कहीं हमारे मुआशरे में मौजूद भी है और हम इसको सुनना भी नहीं चाहते। अच्छा, मैं ये समझता हूँ मशवरा उससे लेना चाहिए जिसका वो काम है। क्या हम कभी दर्जी से मशवरा लेते हैं कि इस्लामियत कैसे पढ़नी है? कभी आपने किसी दर्जी से पूछा इस्लामियत कैसे पढ़नी है? नहीं। या दर्जी से पूछा हैंड राइटिंग कैसे अच्छी करनी है? नहीं। हम हैंड राइटिंग अच्छी करें तो हैंड राइटिंग के एक्सपर्ट के पास जाते हैं। हम अगर दर्जी का काम सीखना तो दर्जी के एक्सपर्ट के पास जाते हैं। हमने अगर सैलून का काम सीखना, ब्यूटी पार्लर का, तो ब्यूटी पार्लर के पास जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमने अपने कैरियर का इंतखाब करना है, लेकिन हम कैरियर काउंसलर के एक्सपर्ट के पास नहीं जा रहे, हम कैरियर के एक्सपर्ट के पास नहीं जा रहे। हम किससे पूछते हैं? माँ बाप से, या माँ बाप बताते हैं। हम किससे पूछते हैं? आम ट्यूशन एकेडमी स्कूल के टीचर से। अब स्कूल का टीचर ने जिस फील्ड में काम किया होगा ना, उसको कहेगा अगर वो उसमें अच्छा है तो। ये भी याद रखिएगा, अक्सर लोग जिसमें अच्छे नहीं होते उसको मशवरा नहीं देते। भाई आप नहीं अच्छे होते, दुनिया तो अच्छी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक शख्स ने आर्मी में अप्लाई किया, सिलेक्शन नहीं हुई, उसने कहना शुरू कर दिया कि आर्मी में सिलेक्शन सिर्फ आर्मी के बच्चों की होती है, आर्मी के ऑफिसर के बच्चों की होती है, आम लोगों की नहीं होती, क्योंकि उसकी परसेप्शन है कि वो इस काबिल नहीं था कि सिलेक्ट।
क्लियर हो रहा है इस बात? जी। सेम इसी तरीके से हमें हर टीचर से मशवरा नहीं करना चाहिए, माँ बाप से मशवरा इस लिहाज से नहीं, क्योंकि ख्वाहिशात देखिए, अगर उनकी ख्वाहिश और आपका टैलेंट और स्किल सेम है तो ठीक है, अदरवाइज उनके ख्वाहिशात को भी साइड पे रखें। माँ बाप को भी चाहिए कि अपनी ख्वाहिशात को थोपे नहीं उनके कि आप यही काम करें। तो मशवरा किसे करना चाहिए? कम से कम ऐसा टीचर जिसने कैरियर काउंसलिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो उससे पूछें, या किसी भी फॉरम ट्रेनिंग इंडस्ट्री भी और कैरियर काउंसलर के पास जाए। और आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कैरियर काउंसलिंग के बारे में, पाकिस्तान में भी और फॉरेन में भी ऑनलाइन बहुत सारे कैरियर काउंसलर मिल जाएंगे, आप उनसे अपने कैरियर के बारे में एक अच्छी गाइडेंस ले सकते हैं। और आई थिंक सो इन्हीं से मशवरा लेना चाहिए, क्योंकि कैरियर काउंसलर ऐसा नहीं होता कि जो एक फील्ड को लेकर चलता है। एक डॉक्टर है वो एमबीबीएस को अच्छा कहेगा तो मैं अच्छा कमा रहा हूँ, आप एमबीबीएस करें। एक इंजीनियर है उसे इंजीनियर के बारे में आइडिया होगा, एफएससी के प्री मेडिकल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी। एक अकाउंटेंट है उसे इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी। सेम इसी तरीके से जब एक कैरियर काउंसलर के पास आप आते हैं तो उन्हें तमाम फील्ड की तमाम डिग्रियाँ, तमाम प्रोग्राम, तमाम यूनिवर्सिटी और तमाम चीज़ों के बारे में पता होता है। आई थिंक सो इस वजह से बच्चे को मशवरा कैरियर काउंसलर से लेना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को कभी कोई हेल्प चाहिए, कैरियर काउंसलर नहीं मालूम हो रहा तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, तो हम उनको एक अच्छे कैरियर काउंसलर के पास रेफर कर सकते हैं। सर कैरियर काउंसलर को किस तरह मालूम होता है कि इस बच्चे के लिए ये फील्ड बेहतर है? कैरियर काउंसलर जो होता है ये एक आम टीचर, आम स्पीकर या आम ट्रेनर नहीं होता। कैरियर काउंसलिंग बहुत डिफरेंट चीज़ है। कैरियर काउंसलिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसे साइकोमेट्रिक टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकोमेट्रिक टेस्ट कहते हैं, जो बच्चे की स्किल को देखकर, उसके टैलेंट को देख के बहुत सारे क्वेश्चनिंग और इंटरव्यू के जरिए उनको फिर एक फील्ड का इंतखाब करने में मदद देता है। कैरियर काउंसलर का काम होता है तमाम फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन रखना, दुनिया की जितनी भी फील्ड हैं। जैसे तकरीबन पूरी दुनिया में 950 प्लस फील्ड्स हो चुकी हैं जिसमें बच्चा जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ अगर पूछा जाए तो चंद एक फील्ड के अलावा लोगों को पता ही नहीं है। तो कैरियर काउंसलिंग तमाम की इन्फॉर्मेशन रखता है, वो अप टू डेट रहता है कि डेली न्यू डिग्रीज कौन सी आ रही हैं, न्यू यूनिवर्सिटीज कौन सी आ रही हैं, फील्ड ऑफ स्टडीज कौन सी आ रही हैं, फिर इसके मुताबिक वो बच्चे को गाइड करता है। क्या माँ बाप और रिश्तेदारों के मशवरों पर अमल करना चाहिए आपके नज़दीक? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर माँ बाप और रिश्तेदार इस काबिल हैं तो वो अच्छा मशवरा दे सकते हैं तो उनकी बातें अमल किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे माँ बाप, रिश्तेदार जिनका कैरियर काउंसलिंग के साथ या काउंसलर्स के साथ या कैरियर में फील्ड के साथ, ऑप्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, उनके मशवरों पर अमल नहीं किया जाए तो बेहतर है। क्योंकि उनके मशवरों पर अमल करेंगे आप एक दफ़ा तो फील्ड का इंतखाब कर चुके होंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि फ्यूचर में एक वक्त ऐसा आएगा कि वो इंतखाब आपका अपना नहीं होगा और आप उसमें डिप्रेशन में चले जाएंगे और आप उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो खुशी बहुत ज़रूरी है, जब आप अपनी मर्जी से अपने स्किल और टैलेंट को देकर इंतखाब करेंगे ज़िंदगी में खुश रहेंगे। और अगर आप नहीं करेंगे तो ज़िंदगी में आप हमेशा यही कहेंगे यार ये तो मैं करना ही नहीं चाहता। तो अगर माँ बाप और रिश्तेदार इस काबिल हैं कि वो काउंसलिंग ये इस तरीके से कर सकते हैं तो लाजमी करें। हाँ, अगर माँ बाप और रिश्तेदारों की बात करें तो इनसे बेहतर आपके स्कूल, अकेडमी के, कॉलेज के टीचर्स मौजूद हैं। टीचर्स का फील्ड एक्सपोजर आपके माँ बाप और रिश्तेदारों से ज़्यादा है। हाँ, अगर माँ बाप और रिश्तेदारों में कोई टीचर है तो उसका एक्सपोजर भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इन सबसे बढ़कर अगर कोई काउंसलर मौजूद है और जो एक्सपर्ट हैं इस इंडस्ट्री के, उनके पास जाए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। सर अगर माँ बाप के पास कोई इल्म हो ही ना कैरियर काउंसलर की तो फिर इसमें किसकी गलती है? तो यही तो प्रॉब्लम है कि माँ बाप के पास नहीं है, तो फिर आई थिंक सो माँ बाप को चाहिए कि वो मशवरा ना दें, कम से कम कैरियर के इंतखाब में मशवरा ना दें, अपनी ख्वाहिश अपने पास रखें। यू नो आपकी माँ बाप की ख्वाहिश की वजह से बच्चे का कैरियर तबाह हो जाए। बच्चा एक फर्मा बरदार बेटा तो बेटी मान जाए कि माँ बाप की ये ख्वाहिश थी और मैं फर्मा बरदारी करके ये ख्वाहिश मान रही हूँ, ये मान रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो जिंदगी में एक काबिल, एक अच्छा इंसान ना बन सके, एक अच्छा कामयाब आदमी ना बन सके, एक कामयाब औरत ना बन सके। तो फिर ये प्रॉब्लम आती है कि जब हम उनकी ख्वाहिशात को मद्देनजर रखेंगे तो ये प्रॉब्लम आती है। अगर उनकी ख्वाहिशात के अलावा उनके पास नॉलेज नहीं है तो उनकी बातों पर अमल ना करें, उनकी ख्वाहिशात को भी सुने, तसल्ली के साथ, अदब के साथ। एहतराम लाजमी है, एहतराम का दामन नहीं छोड़ना, वो लाजमी सुने। उसके बाद उनके साथ बिहेव किस तरीके से करना है ये आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। आप अपने स्किल टैलेंट को भी देखें, किसी एक्सपर्ट से मशवरा भी करें और हो सके तो उस एक्सपर्ट से अपने माँ बाप की मुलाकात करवाएं और वो एक्सपर्ट आपके माँ बाप को अच्छे अंदाज में समझा सकेगा कि सर आपका मशवरा बच्चे के लिए मुफीद नहीं है और बच्चा इसमें ज़्यादा अच्छा जा सकता है। तो किस तरीके से बच्चे जो है वो जिंदगी में अच्छा परफॉर्म करेंगे। सर मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए कौन सी फील्ड अच्छी है?
जैसे फील्ड ऑफ स्टडी की अगर हम बात करें तो मैट्रिक के बाद हमारे पास, मैट्रिक की बात करें तो 5 ग्रुप ऑफ स्टडीज हमारे पास आती है। ये 5 फेज आते हैं जिसमें हम सिलेक्शन कर सकते हैं। एक एफएससी है, तो एफएससी के 2 पार्ट्स हैं, जिसे हम एक प्री इंजीनियरिंग कहते हैं, प्री मेडिकल कहते हैं। एक हमारे पास कंप्यूटर साइंस जिसे हम आईसीएस कहते हैं, और एक हमारे पास आईकॉम जिसे हम कॉमर्स बिजनेस की फील्ड कहते हैं, और लास्ट हमारे पास होती है आर्ट्स की। ये 5 फील्ड्स कॉमन है। एफए जिसे फाइन आर्ट्स कहते हैं, ये 5 कॉमन। एक और फील्ड भी जिसे हम डिप्लोमा कहते हैं, मैट्रिक के बाद डीएई करते हैं। अब बच्चे के स्किल और टैलेंट के मुताबिक होता है कि बच्चा किस फील्ड में जाए और कौन सी फील्ड अच्छी है। अक्सर लोग मेरे से सवाल करते हैं, स्टूडेंट्स लाभ भी करते हैं, सर कौन सी फील्ड अच्छी है और किसमें पैसा ज्यादा है और किसमें जॉब अच्छी है। एक चीज याद रखिए, किसी जॉब में कोई फायदा नहीं, किसी फील्ड में कोई जॉब पैसा नहीं है जब तक वो आपका टैलेंट नहीं है। जब वो टैलेंट होगा आपका, वो फील्ड भी आपकी टैलेंट होगी और आप उसमें अच्छे होंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आपके पास स्किल है और एफए बीए एमए कर ले, आप आर्ट्स में चले जाएं, फिर भी आप बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं और जिंदगी में खुश रह सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी के कहने की वजह से मेडिकल डॉक्टर भी बन जाते हैं, इंजीनियर भी बन जाते हैं, लेकिन जिंदगी में फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि किसी के कहने की वजह से वो आपका अपना टैलेंट नहीं था। तो फील्ड का इंतखाब, अच्छी फील्ड कौन सी, सारी फील्ड अच्छी है। मैं आपको इस वक्त हर फील्ड के 5 से 10 लोग बता सकता हूँ जो लाखों में कमा रहे हैं, और 5 से 10 हर फील्ड का इंसान बता सकता हूँ। लोग कहते हैं एफए करके कुछ नहीं करते, मुझे बताएं क्या एफए करके लोग वकील नहीं बन सकते? एफए करके वकील बन सकते हैं। तो आप अंदाजा करें कि वकील कितना अर्न करते हैं। अभी जितनी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी प्राइवेट कंपनी है, आप अंदाजा करें हर एक में एक लॉयर लाजमी होता है। वो लॉयर हकीकत बात है कि वो अच्छा खासा अर्न कर रहा होता है। इस वक्त पाकिस्तान के अमीर तरीन लॉयर भी मौजूद हैं और वो लॉयर चलते चलते चीफ जस्टिस के पोस्ट पे भी चले जाते हैं। सेम इसी तरीके से अगर मेडिकल की बात करें तो बहुत सारे मेडिकल ऑफिसर्स, इंजीनियर की बात करें तो हर इंसान टॉप पे भी है और हर इंसान हर शोबे में, हर फील्ड में रोने वाले भी हैं। मैंने डॉक्टरों को भी रोते देखा, इंजीनियर्स को भी रोते देखा है, आर्ट्स वालों को भी रोते देखा है, कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर करने वालों को भी रोते देखे। हर फील्ड में रोते वाले भी देखे और खुश भी देखे। खुश कौन है? जिन्होंने अपने इंटरेस्ट स्किल के मुताबिक इंतखाब किया। जिनके इंतखाब लोगों के कहने की वजह से हुआ, वो कभी खुश नहीं है। सर, अगर लोगों के कहने की वजह से इंतखाब करें तो उसका क्या नुकसान है? ऐसे नुकसान सच उस तरीके से नहीं है जिससे कि हम समझते हैं। अगर आप मैट्रिक में हैं, एफएससी में हैं और आपको आइडिया नहीं है कि क्या होना चाहिए, इंतखाब क्या करें, आगे हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए, तो आप जिस भी फील्ड में चले जाएं उस फील्ड को अपना लें, यानी उस फील्ड को अपना समझ लें। तो जिंदगी में कभी ना कहें कि इस फील्ड में मैं आना नहीं चाहता, यानी उस फील्ड को अपना समझें और फिर उसमें इतनी मेहनत करें कि अपने आप को उसी में काबिल बना लें। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर अपने टैलेंट के मुताबिक करें। लेकिन जब आमतौर पर हमने देखा है, जब किसी की रिक्वेस्ट पे या किसी के मशवरे पे हम किसी फील्ड का इंतखाब करते हैं तो हम जिंदगी में कंफ्यूज ही रहते हैं और हम अच्छा परफॉर्म नहीं करते। किसी के बताए हुए फील्ड का इंतखाब करने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? वो ये है कि जब कोई हमें कहता है इस फील्ड में जाएं, वो हमारा इंटरेस्ट नहीं है। अगर इंटरेस्ट है तो बेस्ट हो जाता है, अगर हम उस फील्ड में काबिल बन जाते हैं तो बेस्ट हो जाता है। अगर हम उस फील्ड के काबिल नहीं हैं या उस फील्ड में काबिल नहीं बन पाते, एक्सपर्ट नहीं बन पाते, एक्सपर्ट बनने के बाद उसमें कुछ नहीं रह पाते या जिंदगी में नाकाम हो जाते हैं फील्ड के जाने के बाद। ये किस फील्ड की बात कर रहा हूँ? जो किसी के कहने की वजह से इंतखाब किया। अगर हम नाकाम हो जाते हैं तो सबसे बड़ा इसका नुकसान ये है कि नाकामी के बाद इंसान कहता है यार कसूर मेरा नहीं है, मेरे माँ बाप का है, कसूर मेरा नहीं मेरे उस्ताद का है, कसूर मेरा नहीं है मेरे रिश्तेदारों का है, कसूर मेरा नहीं मेरे कजन का, मेरे दोस्तों का, जिसने इस फील्ड का मुझे मशवरा दिया। वो भी इंसान तमाम कसूर जो है वो खुद पे नहीं लेता, किस पे ले जाता है? दूसरों पे। तो यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी है और कोई इंतखाब में बड़ी प्रॉब्लम। यानी जब आप अपनी मर्जी से इंतखाब करेंगे तो कम अज कम अपनी नाकामी, अपनी सुस्ती, अपनी कायदी और गलती और कोताहियों को आप खुद पे लेके, यार मैंने डिसाइड किया था, मुझसे गलती हुई, अब मुझे इसको सही करना है। लेकिन जब इंसान किसी पे डाल देगा कि उसकी वजह से वो, तो इंसान उसको कभी भी जिंदगी में सही नहीं करेगा। सर, कोई तरीका ये टेस्ट है जिससे बच्चे को पता चल सके कि कौन सी फील्ड इसके लिए बेहतर है? जी बिल्कुल, पूरी दुनिया के अंदर हम इसको आमतौर पे कहते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट या कैरियर काउंसलिंग टेस्ट भी कहते हैं। इस तरह के टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट मौजूद हैं जिनको देख के और जिनका क्लियर करने के बाद जो एक्सपर्ट होते हैं वो बच्चे के लिए एक अच्छी फील्ड का इंतखाब करते हैं। सर, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता क्या है?
अच्छा, ये एक टेस्ट होता है, टेस्ट पैटर्न होता है, इसमें एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में और एमसीक्यूज की फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन पूछी जाती है, जिससे बच्चे के जो माइंड मेंटल स्टेट है और दिल के अंदर जो बातें होती हैं वो खुल के बाहर आ जाती है। वैसे अगर हम किसी बच्चे से पूछेंगे कि यार आप क्या बनना चाहते हैं, कहते हैं यार पता नहीं, लेकिन जब वो फील करेगा तो अनइंटेंशनली उसके जो दिल में और माइंड में या जो बचपन से वो करता आ रहा है, वो इसी से पैटर्न होते हैं जो वो बचपन से करता आ रहा होता है, वो उस पेपर पे आ जाता है। उसी बच्चे को आइडिया ही नहीं होता। मेरे पास लास्ट वीक में एक स्टूडेंट आया, उसने अभी मैट्रिक इम्तिहान दिए और मैट्रिक के बाद बहुत कंफ्यूज है सर क्या करें। उसकी ख्वाहिश कुछ और थी, उसके पेरेंट्स कुछ और कह रहे थे, और जिसके पेरेंट्स कह रहे थे वो बच्चा करना नहीं चाहता था, लेकिन पेरेंट्स जबरदस्ती भी कर रहे थे। तो बच्चा मेरे पास आया, सर मैं क्या करूँ। तो मैंने उसका साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया और लेने के बाद जब बच्चे को मैंने रिजल्ट बताया तो बच्चे का रिजल्ट वही आया जो बच्चे की ख्वाहिश थी, यानी जो उसको बचपन से पसंद था, यानी जो उसका अपना स्किल था। वही टेस्ट का रिजल्ट मैंने उनके पेरेंट्स के साथ शेयर किया कि बच्चा इस फील्ड में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। जो फील्ड आप कह रहे हैं बच्चे उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। ऐसे वो पेरेंट्स की भी वो फील्ड नहीं थी। बच्चे ने बताया कि वो पेरेंट्स को भी नहीं पता था ये कौन सी फील्ड है। जो पेरेंट्स कह रहे हैं वो किसकी वजह से कह रहे हैं कि उनके वालिद साहब के एक प्रोफेसर साहब हैं दोस्त, और प्रोफेसर साहब ने उनको बताया कि बच्चे को ये काम करना है। समझा रही? तो इसी वजह से जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा उसमें बहुत सारे पैटर्न होते हैं, बच्चे को आइडिया ही नहीं होता। जब मैंने बच्चे को बताया रिजल्ट कि आपका ये रिजल्ट आया है तो बच्चा बहुत खुश हुआ कि मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि यही रिजल्ट आना चाहिए या मेरी भी यही ख्वाहिश है और मैं इसमें खुश रहूंगा। क्या ये टेस्ट हर स्कूल में होना जरूरी है? आई थिंक सो होना चाहिए। मैट्रिक के बाद या मैट्रिक रिजल्ट से पहले ही ये हर में होना चाहिए, और मेरे ख्याल से मैट्रिक में भी नहीं होना चाहिए, इस 7th क्लास में होना चाहिए। तो असल काउंसलिंग जो है वो 7th क्लास से है, 7th क्लास से आगे इंतखाब होना है। लेकिन अगर 7th क्लास में नहीं हुआ और अभी आप मैट्रिक इम्तिहान दे चुके हैं, क्योंकि हमारा आज का स्पेशल प्रोग्राम मैट्रिक स्टूडेंट्स के लिए है, तो मैट्रिक के बाद तो लाजमी होना चाहिए कि आगे जो 5-6 कैटेगरी हमारे पास डिग्रीज की, उनमें से किसका इंतखाब करें। हम मेडिकल की तरफ जाएं, इंजीनियरिंग की तरफ जाएं। अच्छा, इसमें ये भी याद रखिएगा मार्क्स डिपेंड नहीं करते। मार्क्स डिपेंड नहीं करते कि आप मार्क्स 900 है तो आप एफए नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि अगर काउंसलिंग हम 7th क्लास से करेंगे तो बच्चे को आइडिया होगा कि अगर मैंने डॉक्टर बनना है तो मुझे मैट्रिक में भी 900 प्लस का मतलब चाहिए होंगे मेरिट लिस्ट में आने के लिए। अगर 7th क्लास से जैसे पहले काउंसलिंग नहीं होगी तो बच्चा मैट्रिक में अगर एग्जाम तो 50% नहीं है और 50% मैट्रिक में हो तो कभी भी मेडिकल में एंट्रेंस में एडमिशन नहीं होगा। तो इस वजह से क्या है काउंसलिंग 7th क्लास से लाजमी होनी चाहिए और हर स्कूल में होनी चाहिए। सर, क्या ये साइकोमेट्रिक टेस्ट पाकिस्तान में तमाम लोगों के पास अवेलेबल है? आई थिंक सो नो। पाकिस्तान में चंद इदारे हैं, चंद इदारों से मुराद कोई काउंटिंग के 5 to 10 इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके पास ये मौजूद है। इसके अलावा पाकिस्तान में किसी इंस्टीट्यूट के पास ये मौजूद नहीं है। इसकी क्या वजह है सर? इसकी रीज़न ये होती है कि हम असल में हमारी जो कैरियर काउंसलिंग की थिंकिंग है और हम कहेंगे हम बच्चे को थोड़ा सा देख के और उसकी बातों को अंडरस्टैंड करके हम उसको एक अच्छा मशवरा दे सकते हैं, ऐसा नहीं होता। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि साइकोमेट्रिक टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है और ये क्यों होना चाहिए। एक इंसान पाकिस्तान से यूएस से जॉब करने के लिए गया और उसने फिजिक्स में पीएचडी की हुई थी। किसमें? फिजिक्स में। और वो अपने आप को फिजिक्स में साइंटिस्ट समझता था, मैं साइंटिस्ट नहीं, पीएचडी साइंटिस्ट डॉक्टरेट। वहां जब जॉब के लिए गया तो जॉब से पहले हर यूएसए में या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, पाकिस्तान में भी चाहते हैं लेकिन ऑलमोस्ट नाम एक बराबर है, उन्होंने इनका एक टेस्ट लिया। वो टेस्ट यही साइकोमेट्रिक टेस्ट था जो पीएचडी के बाद उन्होंने जॉब से पहले दिया। और टेस्ट में जब एवेल्युएट किया गया उनको तो उनको बताया गया कि आप फिजिक्स के लिए ठीक है नहीं है, आप एचआर के लिए ठीक है। एचआर एक फील्ड होती है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स का काम होता है। अब मुझे ये बताएं कि वो इंसान कहता है कि यार मैं तो पूरी जिंदगी के 30 साल लगा दिए फिजिक्स पे, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं मेरे फील्ड कौन। वो कहते नहीं यार मैंने एचआर में नहीं जाना, मेरी फिजिक्स ठीक है। तो जिन्होंने टेस्ट किया वो कहते हैं कि सर आप गलत हो सकते हैं, हमारा टेस्ट गलत है, नहीं हो सकता। आप हमारी बात मान के असिस्टेंट के तौर पर एचआर में चले जाएं, आप देख लेंगे कि आप 2-3 साल में कहाँ जाएंगे। तो ऐसे ही हुआ, वो असिस्टेंट के तौर पे एक जॉब में चले गए पीएचडी फिजिक्स में करने के बाद, और 2 साल के बाद वो रीजनल एचआर में चला गया। और उन्होंने देखा कि उसने 2 साल में जो कारकर्दगी दिखाई है वो पिछले 30 साल जो उसने जाया कि उसने नहीं दिखा सकता। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे है उसने उन 30 सालों में वो काम किया है जो उसका सच में टैलेंट नहीं था, बस मार्क्स आते गए, एडमिशन होते गए और डिग्रियां करते गए।
इसी वजह से कम मैट्रिक में लाजमी ये साइकोमेट्रिक्स होना चाहिए और इसकी वेरिएशन लाजमी होनी चाहिए। इस टेस्ट में क्या खास होता है जिससे तमाम चीजें पता चल जाती है? इसमें बहुत सारे पैटर्न और क्वेश्चनिंग होते हैं जिसको फॉलो करते करते और इंटरव्यू होता है और बच्चे के तमाम पैटर्न को समझा जाता है बचपन से। ये नहीं है कि हम सिर्फ 1-2 दिन या 1-2 सालों की बात करें, बचपन से पैटर्न को समझा जाता है। उसके बाद फैसला किया जाता है विच इज बेस्ट फॉर यू, और वो बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। शुक्रिया सर, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। सर अगर आपके पास कोई आना चाहे तो कोई मशवरा? ये अब मशवरे के लिए कैरियर काउंसलिंग में हमारा इंतखाब करते हैं और हमसे क्या पूछते हैं कि कैरियर काउंसलिंग के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट भी हमारा मौजूद होता है। हम ये ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आप पाकिस्तान की दुनिया में कहीं पे भी हैं तो हम ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे आपको। तो अगर आप इस्लामाबाद दिल्ली में तो हमारे ऑफिस में भी आ सकते हैं कि यहाँ 1-to-1 कैरियर काउंसलिंग आपके साथ की जाएगी। ये तकरीबन 1 एन आवर का सेशन होता है जिसमें हाफ एन आवर आपको पेपर सॉल्व करना होता है और हाफ एन आवर का इसमें एवेल्यूएशन और इंटरव्यू होता है। तो इसमें ये है कि आप हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है इस वीडियो के एंड पे शेयर कर दीजिएगा और हमारी जो फेसबुक पेज है ड्रीम पिच पाकिस्तान के नाम से या मेरा जो फेसबुक पेज है अजमल कामयाना के नाम से, वहाँ पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जहाँ से हम हो सके हम इस फॉर्म की खिदमत में मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें बुलाया और हमें अपनी बातों को लोगों के साथ शेयर करने का मौका दिया। जी बिल्कुल, मुझे भी नहीं पता था जो कुछ आपने बताया, बल्कि मुझे क्या पूरी वीडियो देखने वालों को भी आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। आज के प्रोग्राम में आपने जाना कैरियर काउंसलिंग के बारे में और बहुत सी इंफॉर्मेशन। अगर आपने मज़ीद सीखना है तो हमें ज़रूर बताएं। अपनी होस्ट लुत्फा को इजाज़त दें।